हमल ठहरने के लिए कम से कम स्पर्म कितने होने चाहिए। आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे सेंड करते हैं या अक्सर ख़वातीन अपने हस्बैंड की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट सेंड करती हैं और ये पूछती हैं कि ये ठीक है या नहीं, इस रिपोर्ट से हमल हो सकता है या नहीं। हमल कंसीव करने के लिए कम से कम स्पर्म की तादाद कितनी होनी चाहिए, कम से कम स्पर्म की मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए, WHO का क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में। और अगर स्पर्म की रिपोर्ट में कोई मसला है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, स्पर्म का काउंट कम है, तो इसको बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि जल्दी हमल कंसीव हो जाए। इसी चीज़ पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मर्दों की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में ये दो चीज़ें बहुत ही अहम होती हैं, एक तो स्पर्म काउंट और दूसरा स्पर्म की मोटिलिटी। पहले स्पर्म काउंट पे बात कर लेते हैं कि हमल के लिए कम से कम स्पर्म कितने होने चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक मर्द के 1 मिलीलीटर डिस्चार्ज के अंदर कम से कम 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, यानी कि 1 ml के अंदर 1.5 करोड़ स्पर्म कम से कम होने चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिए कि ये 1.5 करोड़ स्पर्म मर्द के 1 ml डिस्चार्ज के अंदर होने चाहिए। मर्द जब एक दफ़ा डिस्चार्ज होता है तो पूरे डिस्चार्ज की बात नहीं कर रहे। अगर पूरे डिस्चार्ज की बात करें तो पूरे डिस्चार्ज के अंदर कम से कम 39 मिलियन स्पर्म होने चाहिए एक दफ़ा के डिस्चार्ज में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1.5 करोड़ स्पर्म कम से कम लिमिट क्यों रखी है WHO ने प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, जबकि आप तो कहते हैं कि हमल कंसीव करने के लिए सिर्फ एक ही स्पर्म चाहिए होता है और एक ही स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज करता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। क्या अगर 1.5 करोड़ स्पर्म नहीं है, किसी के अंदर स्पर्म काउंट कम है, फर्ज करें 1 करोड़ स्पर्म है आपके अंदर, तो क्या 1 करोड़ स्पर्म में से एक स्पर्म भी एग तक नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि ये जितने भी स्पर्म गिरे हैं वजाइना के अंदर, यहाँ से इनका टारगेट है इस एग तक पहुंचना जो फेलोपियन ट्यूब में पड़ा है, फीमेल ने रिलीज किया है, और सिर्फ एक ही इन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से यहाँ तक पहुंचता है जो एग को फर्टिलाइज करता है। लेकिन आप स्पर्म काउंट पे ही समटाइम्स फोकस करते हैं। स्पर्म काउंट के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पर्म की क्वालिटी और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पर्म की मोटिलिटी। यानी अगर आपका स्पर्म का काउंट अच्छा है फिर भी जो स्पर्म गिरे हैं वो यहीं पड़े रहेंगे। अगर उनके अंदर हरकत करने की पावर नहीं है, स्पर्म्स के अंदर स्पीड नहीं है, मोटिलिटी नहीं है, तो तब भी वो आगे तक नहीं जा सकेंगे। अब जरा डायग्राम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर ये मेल का डिस्चार्ज हुआ है वजाइना के अंदर और ये जो मेल है इसका स्पर्म काउंट नॉर्मल है, जो WHO का क्राइटेरिया है 15 मिलियन स्पर्म 1 ml के अंदर, उससे ज़्यादा है। फर्ज कर लेते हैं कि इस बंदे के अंदर स्पर्म है 20 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ स्पर्म है इसके 1 ml के अंदर, और ये 1 ml फ्लूइड अगर यहाँ पे वजाइना में गिरा तो आप समझें कि 2 करोड़ स्पर्म्स यहाँ पे वजाइना के अंदर डिपॉजिट हुए। लेकिन जो 2 करोड़ स्पर्म्स यहाँ पे डिपॉजिट हुए वजाइना के अंदर, इनमें से ऑलमोस्ट 50 to 60% स्पर्म्स वजाइना की pH की वजह से यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एसिडिक pH होती है वजाइना की जो कि स्पर्म्स को किल कर देती है। अब अगर 2 करोड़ स्पर्म में से 50% स्पर्म खत्म हो गए तो बाकी बचे कितने? 1 करोड़ स्पर्म्स। अब ये 1 करोड़ स्पर्म्स आगे की तरफ मूव करेंगे, वजाइना से सर्वेक्स की तरफ जाएंगे और सर्वेक्स के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी सर्वेक्स के मुंह के ऊपर, बच्चेदानी के मुंह के ऊपर सर्वाइकल फ्लूइड होता है जिसमें ट्रैप हो जाते हैं बहुत सारे स्पर्म्स, और ऑलमोस्ट 90 to 95% स्पर्म्स यहीं पे बच्चेदानी के मुंह के पास सर्वेक्स में ही ट्रैप हो जाते हैं और सिर्फ 5% स्पर्म ही यूट्रस के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब जो 1 करोड़ स्पर्म बचा था उसमें से सिर्फ 5% यूट्रस के अंदर पहुंचे, यानी कि 5 लाख स्पर्म सिर्फ यूट्रस के अंदर पहुंच पाए 2 करोड़ स्पर्म में से जो इनिशियली डिपॉजिट हुए थे वजाइना के अंदर। अब ये जो 5 लाख स्पर्म यूट्रस के अंदर पहुंचे हैं इनमें से भी 90% स्पर्म यूट्रस के अंदर खत्म हो जाते हैं, आगे मूव नहीं कर पाते। तो 5 लाख में से 90% मजीद आप माइनस कर दें तो आपके पास सिर्फ बचे 50,000 स्पर्म्स, और ये 50,000 स्पर्म्स यूट्रस में से दोनों तरफ मूव करेंगे। आधे राइट फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे, आधे लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे, और जो उस फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे जिसमें से इस महीने एग रिलीज ही नहीं हुआ वो स्पर्म भी समझो बेकार गए।
तो बाकी बचे 25,000 और इन 25,000 में से भी एक ही फास्टेस्ट स्पर्म होता है जो जाके यहाँ पे टारगेट पे पहुंचता है और एग को मिलके एग को फर्टिलाइज करता है और प्रेगनेंसी कंसीव होती है। ये एक रफ कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए WHO का जो क्राइटेरिया है, कम से कम स्पर्म 15 मिलियन 1 ml के अंदर होने चाहिए। तो आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी स्पर्म्स की, उतने ही ज्यादा स्पर्म यहाँ ऊपर तक पहुंचेंगे और उतने ही चांसेस ज्यादा होंगे प्रेगनेंसी कंसीव करने के। अब स्पर्म काउंट के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की आगे की तरफ बढ़ने की स्पीड। क्योंकि अगर फर्ज करें कि आपके स्पर्म का काउंट अच्छा भी है लेकिन स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी नहीं है, तो जो स्पर्म वेजाइना के अंदर जहां गिरेंगे वहीं पड़े रहेंगे, आगे की तरफ मूव नहीं करेंगे, सर्विक्स में एंटर नहीं होंगे, यूट्रस में नहीं जाएंगे और फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेंगे। तो WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक आपके स्पर्म की मोटिलिटी, एटलीस्ट प्रोग्रेसिव मोटिलिटी की बात कर रहा हूं, 32% होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी से मुराद क्या है? क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी भी 3 किस्म की होती है। स्पर्म जब वेजाइना के अंदर गिरते हैं उनमें से कुछ स्पर्म्स तो ऐसे होते हैं जो वहीं पे पड़े गोल गोल घूमते रहते हैं, और दूसरी किस्म की मोटिलिटी वो होती है कि वो स्पर्म्स साइडों पे हरकत करते हैं लेकिन आगे की तरफ नहीं जाते। लेकिन तीसरे किस्म के जो स्पर्म होते हैं वो सीधे आगे की तरफ जाते हैं, लीनियर प्रोग्रेसिव मोटाइल होते हैं ये स्पर्म। ये काम के स्पर्म होते हैं जो सर्विक्स में एंटर होते हैं और फिलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। ये मोटिलिटी आपकी एटलीस्ट 32% होनी चाहिए। तो आपका जो सवाल था कि स्पर्म काउंट कम से कम कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, 15 मिलियन 1 ml डिस्चार्ज के अंदर, और स्पर्म की मोटिलिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, 32% लीनियर प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म होने चाहिए, तभी जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकेगी। लेकिन बशर्ते के फीमेल के बाकी फैक्टर्स भी ठीक हों, वेजाइना की pH ठीक हो, सर्विक्स यूट्रस की पोजीशन ठीक हो, बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा ना हो, यूट्रस अंदर से हेल्दी हो, एंडोमेट्रियम लाइनिंग सही तरह से बनती हो, फेलोपियन ट्यूब्स खुली हों, उनके अंदर कोई ब्लॉकेज ना हो। लेकिन हम बात कर रहे थे मेल फैक्टर्स पे कि अगर आपका ये स्पर्म का काउंट और स्पर्म की मोटिलिटी इसमें कोई प्रॉब्लम है, कम है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या किया जाए। स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्पर्म के काउंट को बढ़ाने के लिए आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कौन सी डाइट आप ले सकते हैं, और कौन सी चीज़ों से आपने बचना है जो आपके स्पर्म काउंट और स्पर्म की मोटिलिटी को कम करती हैं। इस पर एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आपको स्पर्म काउंट और स्पर्म की मोटिलिटी बेहतर बनाने में हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।